आज मैं थोड़ी-सी गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। ये मनुष्य जाति का भविष्य क्या है, हमारी पृथ्वी का भविष्य क्या है, तो ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा डरावनी है, बहुत ही नेगेटिव और फैक्ट भी है। पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पानी की बहुत किल्लत है, ड्रिंकिंग वाटर की बहुत किल्लत है और गंदे पानी के सेवन से बहुत सारे बच्चे रोज़ मर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में, बच्चे, बड़े और ख़ासकर बच्चे। और इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएँ हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं जिनसे कि अ, ऐसा लगता है कि अ, मनुष्य जाति सर्वाइव करेगी और हमारी धरती माता फिर से ठीक हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। उथल-पुथल तो होगा, उथल-पुथल तो होगा और वो सभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। केवल वैज्ञानिक नहीं बल्कि जो धर्म ग्रंथों में जो प्रेडिक्शन है इस समय के लिए, तो वो भी ये है कि भई सतयुग तो आ रहा है लेकिन एक बार बहुत बड़ा विध्वंस भी होगा। तो गुड न्यूज़ ये है कि एक तो प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की, एक एनर्जी की। इन 2 चीज़ों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस समय। एनर्जी का मतलब कि जिन-जिन चीज़ों से हमारे वाहन चलते हैं, हमारे कारखाने चलते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन ये पेट्रोल है, डीज़ल है, मिट्टी का तेल है और फिर प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी उसी से पेट्रोलियम पदार्थ से पेट्रोलियम कहते हैं कि वो जो कच्चा कच्चा माल जो निकाला जाता है समुद्र की चट्टानों के बीच से, चट्टानों के बीच जो ट्रैप हो गया था कई-कई लाखों-लाखों साल से जो जीवधारी ट्रैप हो गए थे, उससे पेट्रोलियम बना और उसके कई सारे रूप। उसको निकालते हैं, उसको फिर अ, उससे कई चीज़ें बनाते हैं, इत्यादि। तो उस प्रोसेस में एक तो पॉल्यूशन होता है, उस ईंधन को जब भी आप जलाएँगे, उससे पॉल्यूशन होगा और दूसरी बात उसको निकालने में बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, इत्यादि और ये प्लास्टिक की प्रॉब्लम तो है ही। प्लास्टिक बहुत इस समय सबसे बड़ी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में वो प्लास्टिक की है। प्लास्टिक के बहुत सारे रूप, प्लास्टिक के कुल रूप कितने हैं तो हज़ारों में हैं। लेकिन अ, 2 चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, जो मैं आज लेके आया हूँ। एक तो है वैज्ञानिक मिचू काको, उसका नाम है मिचू काको। स्पेलिंग थोड़ा अजीब है, आप रिसर्च कर लेना। ये मिचू काको, मिचू काको। तो मिचू काको बहुत बड़ा वैज्ञानिक है और इनकी इनकी बातें हम ऐसे टाल नहीं सकते। जब हम कहते हैं ना कि भई ये वैज्ञानिक है, तो तब वैज्ञानिकों की बात सुनेंगे तो मिच्चू काकू अभी बहुत लीडिंग अग्रणी वैज्ञानिक हैं। ये कहते हैं कि केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों-लाखों लिविंग प्लैनेट्स हैं, ये पक्की बात है। लिविंग प्लैनेट का मतलब पृथ्वी समझ लीजिए इस प्रकार की पृथ्वियाँ या ग्रह कह लीजिए जिसमें जीवन है। और ये कहते हैं कि उनकी जो सभ्यता है, उसके लेवल अलग-अलग हैं। उसको बोलता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 3 अति एडवांस्ड जिन्होंने कि समय पे, स्थान पे, उम्र पे कंट्रोल कर लिया। और इसी तरीके से टाइप 2 ज़रा उनसे ज़रा कम एडवांस्ड, टाइप 1 उनसे ज़रा कम एडवांस्ड, फिर भी हमसे तो बहुत ज़्यादा। और वैसे भी वो कहते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ी की बात होगी अगर आप बोलो कि जी कहीं जीवन नहीं है, इस पूरी मिल्की वे गैलेक्सी में केवल पृथ्वी ही ऐसा प्लैनेट है जिसमें कि जीवन संभव है। भई आप रात को देखो आकाश में बिलियंस बिलियंस में हैं तारे और हर तारे के प्लैनेट्स हैं, पृथ्वी के जैसे।
तो अभी जो प्रेडिक्शन है इनका, जो कैलकुलेशन है वैज्ञानिकों की, ये कहते हैं कि कई लाख लिविंग प्लैनेट्स हैं और उनकी सभ्यताएँ हमसे बहुत ज़्यादा विकसित हैं। उनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं ज़्यादा विकसित है और उन लोगों से हमारा इंटरैक्शन होने वाला है जल्दी। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारी मदद करना चाहेंगे। अब उनके भरोसे तो नहीं रह सकते, लेकिन ये भी एक बात है। तो मिच्छु काकू कह रहे हैं कि मार्स को टेराफॉर्म करने की बात चल रही है इस समय। जो मंगल ग्रह है, उसको हम रहने लायक बना सकते हैं, इसकी पूरी तैयारी हो रही है। मार्स में की जो ध्रुव हैं, उसके दोनों ध्रुव हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। उस बर्फ़ को अगर पिघला दिया जाए, तो मार्स के पूरी सतह पे जगह-जगह समुद्र बन जाएँगे, नदियाँ बन जाएँगी इत्यादि। और फिर यहाँ से ज़रा-ज़रा करके ट्रांसफ़र करके पहले काई ले जाएँगे, क्या करेंगे, लेकिन ये कहते हैं कि ये इसको बोलते हैं टेराफॉर्मिंग। ये आपने ऐसे मूवीज़ में देखा होगा शायद, ये इंग्लिश मूवीज़ कई साइंस फ़िक्शन वाली। टेराफॉर्मिंग का मतलब है किसी डेड प्लैनेट को जिसमें ज़िंदगी नहीं है, रहने लायक बना देना। तो कहते हैं कि ये संभावना लगभग-लगभग है पूरी, ऐसा ऐसा सोच रहे हैं। इसलिए नहीं कि पृथ्वी खत्म हो जाएगी, क्योंकि मिच्छु काकू का कहना है कि खत्म नहीं होगी, उथल-पुथल तो होगी, लेकिन खत्म नहीं होगी और मनुष्य की ज़िंदगी आने वाले समय में, वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के बच्चे, मतलब अगली 2 पीढ़ी तक ऐसी स्थिति आ सकती है कि हम ज़िंदगी को 30 साल पे रोक दें, कि जब तक हम ज़िंदा हैं, हम जवान ही रहेंगे। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी और इससे जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। वो कह रहे हैं कि जापान में अभी लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बहुत बढ़ गई है। वो लोग 90, 100, 100 से ज़्यादा भी जीने लग गए हैं, लेकिन पॉपुलेशन घट रही है बहुत तेज़ी से। तो ऐसा नहीं है कि अ, अगर इंसान जल्दी बूढ़ा नहीं होगा तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं हो रहा है। तो उसके क्या-क्या कारण होंगे पता नहीं। लेकिन जापान की जनसंख्या कम हो रही है, यूरोप में बहुत सारे देशों की जनसंख्या कम हो रही है इस समय, क्योंकि उनकी जीवन का स्तर ज़रा अच्छा हो रहा है, लाइफ़ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, मतलब उम्र ज़्यादा देर तक वो अ, ज़िंदा रह रहे हैं। तो एक तो ये खबर है, दूसरी खबर ये है कि एनर्जी का क्या करें और पानी का क्या करें? तो पानी की टेक्नोलॉजी तो है, जो मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, आपका ये जो कुवैत है, इसके आस-पास के जितने ये जो बहुत समृद्ध देश हैं, तेल के कारण जो समृद्ध हुए, तो वो तो समुद्र के पानी को ही शुद्ध करके, समुद्र के पानी में गड़बड़ क्या है, उसमें केवल ये नमक है। नमक को अलग कर दो तो पीने लायक हो जाता है। तो लेकिन अभी अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो जो नमक अलग कर रहे हैं, उसको दोबारा से समुद्र में डाल दे रहे हैं। तो जिस जगह डालेंगे वहाँ सैलिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। समुद्र में जो वो लवणता है, सैलिनेशन है, वो बढ़ जाएगा, तो वहाँ की जीवधारियों के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसका तो उपाय है, उस नमक को थोड़ा और ज़्यादा अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करें, वो नमक खाने के काम आएगा। समुद्र के पानी से नमक इसी विधि से तो बनता है। वो समुद्र के किनारे क्या करते हैं, रेत में बड़े-बड़े वो बना देते हैं, जगह हैं, क्यारियाँ जैसी, उसमें समुद्र का पानी लाके डालते रहते हैं। फिर वो वाष्पीकरण से जो पानी है, वो वाष्पित हो जाता है, कुछ दिन बाद वहाँ नमक होता है, वो नमक को इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसी को हम खाते हैं। समुद्र के पानी से जो नमक, अब उसमें नमक के अलावा कुछ और भी चीज़ें होंगी तो पता नहीं। लेकिन बहुत सारी जगह वो सीधा उसी को लोग खाते हैं, बेचते हैं। तो हो सकता है कि कुछ जगह वो शुद्ध भी होता हो, लेकिन उसमें जो भी चीज़ें हैं, एक उसका उपाय ढूँढा जा सकता है। समुद्र के पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। तो पीने के पानी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक इससे सॉल्व हो सकती है। तो एक तो ये इससे एडवांस टेक्नोलॉज़ीज़ आएँगी फ्यूचर में। एनर्जी के लिए एक नई चीज़ निकली है जिस पे सफल प्रयोग हो चुके हैं,
वो है फ्यूज़न। अभी तक जो न्यूक्लियर रिएक्टर में बिजली बनती थी यूरेनियम से, उसको बोलते थे फिशन, FISSION, फिशन। फिशन में क्या होता है कि यूरेनियम का एटम बहुत बड़ा है और अस्थिर है, उसमें ज़रा छेड़-छाड़ की जाए तो उसके टुकड़े बन जाएँगे। तो एक न्यूट्रॉन दागते हैं उसमें, एक न्यूट्रॉन को गोली की तरह उसके अंदर डालते हैं किसी विधि से। अब न्यूट्रॉन जैसे एटम के अंदर गया, उसके नाभिक के अंदर गया, वो टूट जाता है। टूट के एक के हो गए 2, 2 छोटे-छोटे एटम हो गए किसी और चीज़ के, अब तो यूरेनियम नहीं रहा ना। लेकिन जब वो 2 बनते हैं, तो आपने तो एक ही न्यूट्रॉन दागा था, उसमें से निकलते हैं 3 न्यूट्रॉन। अब वो अगले 3 एटम्स के नाभिक को तोड़ेंगे और उससे एनर्जी निकलती है। जब-जब एक बड़ा बड़ा नाभिक, नाभिक का मतलब उसके केंद्र में जो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नाभिक में और बाकी इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, आपको पता होगा। तो नाभिक के जब टुकड़े होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी उसमें से निकलती है। तो पहले एटम में से निकली, उसमें से 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन ने यूरेनियम के 3 और नाभिकों को तोड़ा। अब 3 गुनी ज़्यादा एनर्जी निकली, हर एक से 3-3 निकले, 3 तिया 9, वो 9 को तोड़ेंगे, उसके बाद 9 तिया 27, फिर 27 को तोड़, इसको बोलते हैं चेन रिएक्शन, ऐसे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो एनर्जी तो उसी से मिल रही है, प्रॉब्लम ये है कि उससे जो बचता है एनर्जी निकलने के बाद और चीज़ें जो बनती हैं, वो बहुत खतरनाक हैं, जिसमें से एक है प्लूटोनियम, तो बहुत खतरनाक है, रेडियो एक्टिव है और तब वो उसको सँभालें कैसे? रेडियो एक्टिव कचरे को सँभालने के लिए बहुत एनर्जी फिर खर्च होती है, बहुत जगह चाहिए, इत्यादि। तो वो सस्टेनेबल नहीं है, उसके विकल्प लोग ढूँढ रहे हैं। अब फ्यूज़न में क्या होता है? फ्यूज़न में पॉल्यूशन बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। फ्यूज़न में क्या है कि आप 2 छोटे एटम्स को मिला कर के एक बड़ा एटम बनाते हैं और उस बड़े एटम बनने के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है। उदाहरण के लिए ये हाइड्रोजन के 2 और रूप हैं। हाइड्रोजन क्या होता है? उसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, केवल एक प्लस, प्रोटॉन मतलब प्लस चार्ज वाला, और एक ही इलेक्ट्रॉन भी होता है। वो तो हुआ हाइड्रोजन, लेकिन उसके 2 रूप और हैं। एक को बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में क्या होता है कि एक प्रोटॉन है प्लस वाला, एक न्यूट्रॉन भी है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। ये है नाभिक, प्लस और ये न्यूट्रल, कुछ नहीं है इसमें। ये नाभिक है, फिर इलेक्ट्रॉन घूमता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन का एक और रूप है जिसको बोलते हैं ट्रिटियम। ट्रिटियम में क्या है? एक प्लस चार्ज वाला प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, जिनका कोई चार्ज नहीं है। इन दोनों को अगर हम मिलाएँ एक बड़ा बनाने के लिए, तो बनता है हीलियम, और एक न्यूट्रॉन फिर बच जाता है और वो इस प्रोसेस में एनर्जी बहुत ज़्यादा पैदा होती है। मैंने थोड़ा चित्र बनाया है इसका। तो ये एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन वाला, ये हुआ ड्यूटेरियम। ये हुआ ट्रिटियम, इसमें 2 हैं आपके न्यूट्रॉन, 1 है आपका प्रोटॉन। और ये दोनों को मिलाएँगे तो ये बनेगा, और ये जब बनेगा तो अब हीलियम का जो है, हीलियम को चाहिए 2 प्लस वाले और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन। तो हीलियम बनेगा ये वाला, और ये एक जो बचा है, ये उसमें से निकल जाएगा। इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ऊर्जा बनती है और पॉल्यूशन पॉल्यूशन ना के बराबर है। तो ये इसका प्रयोग तो हो चुका है, अभी बहुत ज़्यादा, अभी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक भी टेक्नोलॉजी है, थोड़ा-सा भी कहीं गड़बड़ हो गया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। सूरज का जो हमें प्रकाश मिलता है, यही चीज़ चल रही है। सूरज में छोटे एटम्स मिलके बड़े एटम्स बनते रहते हैं। तो ये तो था पर्यावरण के बारे में कि अभी जो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, उसमें ऐसा लगता है कि एंटी एजिंग
स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भविष्य में उम्र थोड़ा लंबी हो जाएगी और ये पॉल्यूशन ना के बराबर हो जाएगा और पीने के पानी की किल्लत नहीं होगी। लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, ये कब होगा? तो दोनों फ़ोर्सेस चल रही हैं। एक तरफ बहुत ज़्यादा ख़राब हालत है इस समय और एक तरफ ये भी टेक्नोलॉजी, अभी ये अच्छी टेक्नोलॉजी के भरोसे तो हम नहीं रह सकते। हम जो कर सकते हैं अच्छा काम, वो तो हमें अपनी ज़िंदगी अच्छी तरीके से जिएँ और अपने आस-पास पॉल्यूशन ना होने दें। जितना-जितना हम धरती माँ के लिए कर सकते हैं, हर एक की ज़िम्मेदारी है, वो तो करें, प्रार्थना करें और ऑप्टिमिस्टिक रहें। पेसिमिस्टिक बनने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक कोटेशन है, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, "इट इज़ बेटर टू बिलीव दैन टू डिसबिलीव।" किसी अच्छी चीज़ पे जब आप विश्वास की बात है केवल, प्रूफ नहीं है, तो आप या तो विश्वास कर सकते हैं, या तो आप अविश्वास कर सकते हैं। आइंस्टाइन कहते हैं कि विश्वास करने में फ़ायदा है आपका। इट इज़ बेटर टू बिलीव दैन टू डिसबिलीव। इन डूइंग सो, यू ब्रिंग एवरीथिंग टू द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी। जब आप विश्वास करते हैं तो संभावनाएँ बहुत विराट हो जाती हैं। विश्वास आप कर रहे हैं मतलब बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आपने विश्वास ही नहीं किया, यहीं पे ख़त्म कि ना जी ना, हम नहीं करते विश्वास। नहीं करते तो बस अब चैप्टर ख़त्म, उससे आगे आप सोचोगे ही नहीं। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो कि क्या पता ऐसा हो सकता हो, तो अब आप ओपन हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था पर्यावरण के बारे में। तो मैं तो भाई ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि पेसिमिस्टिक होके कोई फ़ायदा नहीं है। ना आपको फ़ायदा है, ना पृथ्वी को फ़ायदा है, ना मनुष्य जाति को फ़ायदा है। आप नेगेटिव तरंगें फैलाओगे। अगर आप पेसिमिस्टिक हो, तो आप दुःख की तरंगें फैला रहे हो। तो उससे आप और ज़्यादा नुकसान कर रहे हो पर्यावरण का, मनुष्य जाति का। अगर आप अच्छी तरंगें फैलाओ, ऑप्टिमिस्टिक रहो, सब ठीक है, जो भी होगा। बहुत बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, जितना हम देख रहे हैं, उसी से विचलित हो जाएँ, ये समझदारी नहीं है। बड़ी-बड़ी शक्तियाँ हैं, जिनके बारे में हमको नहीं पता। तो ये मैं पर्यावरण के बारे में थोड़ा-सा बात करना चाह रहा था।